देख रहे हैं जेई मेंस का 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आया था, उसको हम सोल्व करके देखेंगे। और हम इस वीडियो में आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कैलकुलेशन में हमने बहुत सारे बच्चों का रिव्यू लिया और उनका यही कमेंट था कि सर हम कैलकुलेशन में फंस गए, हम लेंदी कैलकुलेशन से गुजर रहे थे, हर क्वेश्चन में लेंदी कैलकुलेशन कुछ था। तो चलिए हम लेंदी कैलकुलेशन को कैसे नेगलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है हमारा 22 फरवरी का। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस फाइंड करना है। तो पहले तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले की बात करेंगे। तो वो जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू वेक्टर a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 और बीच में डॉट होता है और नीचे वही b1 क्रॉस b2 का मॉड और डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होगा ही। अब बात ये है कि इसमें a2 माइनस a1 क्या है। तो जब भी हम दो लाइन की बात करते हैं तो लाइन में फिक्स पॉइंट होता है बच्चों और फिक्स्ड एक डायरेक्शन रेशियो होता है जिसको हम यहाँ पे a1 ले रहे हैं। ये फिक्स पॉइंट है, वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर है और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर b1 है। तो ये लाइन 1 की बात हो गई। उसी तरीके से दूसरे वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट a1 है। दूसरे लाइन का इक्वेशन जो है हमारा उसमें भी वेक्टर a2 है। तो ये हमारा a2 हो गया, पॉइंट a2 एक फिक्स पॉइंट है और एक डायरेक्शन रेशियो b2 है। तो ये हमारा दो लाइंस है और इसके बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो फार्मूला हमारा ये होता है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो क्वेश्चन जो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम वहाँ पे कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा a1 के पॉइंट दिए हुए हैं, वेक्टर a1 का पोजीशन वेक्टर जैसे x माइनस 1 तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 और 1 और a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a2 इक्वल टू -2 2 -1। और उसी तरीके से अगर हम b1 की बात करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो नीचे होता है तो 2, 3, 4 और b2 हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर b2 इक्वल टू 7, 8, 2। तो बस ये डायरेक्शन रेशियो है। और a2 माइनस a1 अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ ये हमें दिखेगा -3 0 -2 डॉट। हम क्रॉस अगर हमें फाइंड करना हो तो क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं दो वेक्टर का, तो i j k हमने लिया यहाँ पे और यहाँ 2 3 4 लिखा और यहाँ से 7 8 2 हो गया हमारा। ये b1 क्रॉस b2 है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम दो वेक्टर का ऐसे ही डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करते हैं। और ये i कैप से लिया तो 6 माइनस 32 तो -26 i कैप प्लस 24 j कैप और फिर k से लिया तो हमारा 16 माइनस 21 तो -5 k कैप। तो ये हमारा क्रॉस आ गया। तो हम इसे आई कैप जे कैप में नहीं लिखने की बजाय मैं 26 24 एक कोऑर्डिनेट की तरह ही लिखूँगा ताकि ज़्यादा इजी हो, हमें ज़्यादा वहाँ पे लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें कैलकुलेशन और आंसर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर 24 और कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें सारे स्क्वायर्स पते होने चाहिए, क्यूब क्या होता है, कुछ नंबर्स का क्यूब भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कर पाएंगे और लेंदी कैलकुलेशन में हम नहीं फंसेंगे। कैलकुलेशन का तरीका देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट किया 78, यहाँ पे 0 हो गया, ये 10 हो गया और नीचे हमारा 676 प्लस 576 और प्लस 25 कितना होता है √1277 हो जाएगा 1277। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है बच्चों, तो डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच गए और ये हमारा आंसर है 88 अपॉन √1277। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो गया, काफ़ी इजी था, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा एजीपी का क्वेश्चन है, जिसमें जीपी भी हो सकता है, एपी भी हो सकता है, कुछ मिक्स्ड है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 = 3 + 1/4। तो क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 8 = 3 + 3/4 + p/4 + 3/4² + p²/4², इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। और अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये एक अलग सीरीज है और P वाली एक अलग सीरीज है। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा एक अलग सीरीज है P वाला, इसको हम सेपरेट पहले करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें दिखेगा 3 ब्रैकेट ले लेंगे 1 + 1/4, और फिर 3 कॉमन ले लिया तो 1/4²। ऐसे ही वो चलता चला जा रहा है। एक सीरीज ये है, और फिर प्लस p/4 + p²/4² प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारा दूसरा सीरीज है। तो हमने ये देख लिया। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है बच्चों, तो एस इनफाइनाइट का आपको फार्मूला पता होगा, जीपी में क्या होता है, a/1 - r होता है, और इन सब की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। तो बस कुछ नहीं, इसमें फार्मूला लगा देना है। तो a हमारा 1 है, और कॉमन रेशियो 1 - 1/4, और फिर प्लस a हमारा यहाँ p/4 है, और ये 1 - p/4, और = 8 हो गया हमारा। तो 3 × ये 4 - 3 तो 4/3 हो गया ये, और फिर प्लस p/4 अपॉन 4 - p/4, ये 4 कैंसिल हुआ, ये 8 आ गया, ये 3 कैंसिल हुआ, और p/4 - p = हमें क्या मिल गया, 8 - 4 4 हो गया, और यही हमारा p = 16 - 4p, और 5p = 16, और p = 16/5। इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया। p की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है बच्चों। तो ये हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। तो देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करना है। आने वाले अपकमिंग जो जेई का शिफ्ट होने वाला है, उसमें आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पेपर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम ए टू ए फाइंड करना है। तो आपने इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस वो होते हैं जिसमें मतलब एक एलिमेंट का भी पार्टीशन जितना होता है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट का पार्टीशन होना चाहिए। कितने पार्टीशंस हो सकते हैं, वही हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन देता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 3 एलिमेंट है। So the partitions for 3 elements, the partitions for a 3 element for a set with 3 element कितना होगा, 3 एलिमेंट्स का पार्टीशंस देखना है हमें। तो हम अगर पार्टीशंस करने जाएं तो ये हमारा एक सेट में लिखता हूँ सारे पार्टीशन। जैसे 1 को मैं एक एक करके लूँगा, टेकन 1 एट ए टाइम, फिर 2 को भी ले सकता हूँ, फिर 3 को भी ले सकता हूँ। तो ये एक आ गया हमारा एक रिलेशन। फिर उसी तरीके से अगर मैं 2 का लूँ तो 1 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर उसी तरीके से 1 2 आया तो इस बार 2 3 आ जाएगा, 2 3, और फिर 1 आ जाएगा। तो ये हम अनऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, हम रिलेशंस में अनऑर्डर्ड पेयर ही लेते हैं, मतलब 2,3 और 3,2 मतलब एक ही चीज़ है। फिर उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 3 ले लिया हमने, फिर उसके बाद क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया। तो हमने ये 4 आ गए, और एक साथ अगर भी लेंगे तो वो भी आ जाएगा, वो भी एक पार्टीशन है। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस जितने होते हैं वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमने नॉन एम्प्टी की बात की थी, अगर एम्प्टी बोलता तो 5 ही ले लेते, है ना, तो फिर अलग होता काउंटिंग। तो हम यहाँ पे कितने देख रहे हैं नॉन एम्प्टी में,
नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन बी हमें करेक्ट लग रहा है। तो ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 क्वेश्चन हमने कर डाले। अब हम आते हैं एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ बैग देयर आर 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। मतलब ये बैग है बच्चों, तो ये बैग हमने लिया है, इसमें 6 वाइट बॉल है, 6 वाइट बॉल। तो वाइट बॉल तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा 6 वाइट बॉल है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल्स है। तो 4 ब्लैक बॉल्स की अगर बात करें तो ये हमारा 4 ब्लैक बॉल्स है। और ड्रॉन एट रैंडम मतलब 2 बॉल रैंडमली हम उससे निकालते हैं। देन प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द बॉल्स आर वाइट आर। तो टोटल बॉल्स कितने हुए बच्चों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए 10, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 10। और हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा, नंबर ऑफ एस कितना होगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो 10 में से अगर हम कोई भी 2 बॉल उठाएं तो वो हमारा नंबर ऑफ एस हो जाएगा। और अगर हम इवेंट की बात करें नंबर ऑफ ई की, तो हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, बोथ बॉल आर वाइट। तो वाइट बॉल कितने दिख रहे हैं बच्चों, 6 दिख रहे। तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल वाइट हो, तो 6C2, 6 में से कोई 2 बॉल आप ले ले वाइट तो वो वाइट होगा। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा ये 6C2 अपॉन 10C2। तो अगर आप इस तरीके का कैलकुलेशन जल्दी से करना चाहते हैं बच्चों, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको पहले 6/2 लिखना है, फिर उसके बाद 5/1 लिखना है। ये हो गया आपका 6C2। 6C2 को आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। फिर नीचे 10C2 की बात हो रही है, तो आपको 10/2 लिखना है और अगली बार में 9/1 लिखना है। जब यहाँ 1 आ जाए तो रुक जाइए, यहाँ 1 आ जाए तो रुक जाइए, बस। तो ऐसे ही कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। वहाँ पे आप पूरा फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिख के ये सब मत करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसेंगे और काफ़ी टाइम जाएगा आपका। और ये 3 आ गया, ये हमारा 1/3। तो हम आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन को ईजी बनाएं, उसके लिए आपको हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है और आपको ये एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। तो चलिए, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर की बात हुई है। तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर में ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटीज पढ़ी है बच्चों, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस, ये ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल। ये tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स में भी पूछा जा सकता है। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला। तो जनरली इसी फार्मूले से क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो सेक इनवर्स कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स है, हम इसे 16 लिख रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की जगह सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इसे हम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। और अगर आपको इन सब से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे इसको ए भी एज्यूम कर सकते हैं, इसे हमने ए एज्यूम कर लिया है। तो अब हमें ये फंक्शन दिखेगा ए में, तो ये 16a² प्लस π/2 माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारा फंक्शन ए के फॉर्म में आ गया। बस कुछ नहीं करना है इसे, जनरली इसे फिर बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं, बस हो गया। तो आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16a² हो गया प्लस π²/4 हो गया, फिर माइनस πa हो गया प्लस a² हो गया। अब इसे आप क्या लिख दोगे, 17a² लिख दोगे माइनस πa प्लस π²/4। आपको आंसर तक जल्दी से पहुंचना है। आप इसे फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करें, ज़्यादा इधर उधर नहीं आपको करना है, ज़्यादा फार्मूला
ना यूज कर पाए, मतलब लेंदी कैलकुलेशन ना जाए, इसीलिए सिंपल मेथड यूज करना है आपको। एफ डैश ए हमारा क्या हो जाएगा 34a माइनस पाई, और इसको हम जीरो करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई अपॉन 34। और अगर हम ये पुट करें तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम एफ ऑफ पाई बाई 34 फाइंड करें तो हमारा क्या होगा, ये तो एफ डैश ए इक्वल टू जीरो कहाँ होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो अगर हमें कुछ भी पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे अलग हैं इसमें, तो हम आराम से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कुछ भी मिनिमम पता चले या मैक्सिमम पता चले, उसका नहीं सोचना है आपको कि ये मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, कोई भी वैल्यू पता चले हमें ऑप्शन पता चल जाएगा। तो पाई बाई 34 हमने रखा 17 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन, और 34 को आप मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा कि 34 का स्क्वायर हम फाइंड करें, वहाँ पे और टाइम जाएगा वहाँ पे। माइनस पाई इंटू ए की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 34 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा आ गया 17 टू जा 34। हम यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन 68 माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ 34 दिख रहा है तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे डिनोमिनेटर को। पाई स्क्वायर इंटू 17, यहाँ भी 17 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 68 चाहिए हमें, तो 4 इंटू 17, और ये हमारा हो गया 17 पाई स्क्वायर 18 पाई स्क्वायर माइनस, तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन 68, हमें 4 4 जा 16 और 17 4 जा 68 दिख रहा है। मतलब हमें ये कोई तो क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आया है। तो अगर हम ये चेक करें कि कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ एक वैल्यू दिख रही है वैसी, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, तो हम जल्दी से ऑप्शंस तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में इन सब टाइप के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, जो लेंदी क्वेश्चन हो उनको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना है, और जो इजी क्वेश्चन हो उसको जल्दी जल्दी निपटाना है ना, जल्दी जल्दी ऑप्शन तक पहुंचना है हमें। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास टाइम है अभी, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं dx अपॉन dy प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर। तो हमारा एक्स एक्स यहाँ सेम दिख रहा है, मतलब ये फॉर्म कैसा है, ये फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस पी डी एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, एल का क्वेश्चन है हमारा ये। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या फाइंड करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं आई एफ, जिसका फार्मूला क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे p की वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर दिख रही है, तो dy आएगा हमारा। और फिर उसके बाद 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस 1 अपॉन वाई होता है, और प्लस c जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई से हो गया। अब हम पूरे इक्वेशन को अगर लिखना चाहें तो हमारा x में था, यहाँ पे x दिख रहा था, तो हम क्या लिखेंगे x इंटू ई की पावर माइनस, सेकेंड स्टेप हमारा यही है माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ होता है। तो q की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है 1 अपॉन वाई क्यू, और आई एफ की वैल्यू क्या दिख रही है e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 बाई वाई आ रहा है, तो अगर हम इसे t एज्यूम करेंगे तो एक वैसा भी चाहिए जिसमें 1 अपॉन वाई दिखे, तो माइनस 1 बाई वाई इधर कर लिया हमने, यहाँ पे 1 अपॉन वाई लिखा और उसको स्प्लिट कर लिया और इसे लिख लिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई या माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी, क्योंकि e की पावर दिख रहा है हमें तो हमने इसीलिए t एज्यूम किया उसे। और ये हमें क्या दिखेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई, और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी। और इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर t और इंटू 1 अपॉन वाई की जगह माइनस टी आ जाएगा बच्चों, तो माइनस टी हमने यहाँ पे ले लिया है इंटू डी टी, और फिर यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो कैसे प्रोडक्ट रूल है, आइलेट रूल अगर हम लगाएं तो a हमारा तो ये u है, ये v है, तो t हमने इधर लिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर t का डिफ्रेंसिएशन तो 1 इंटू ई की पावर t इंटू डी टी, और हम इसको आगे सोल्व करें तो माइनस टी ई टी आ जाएगा, माइनस ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी ही होता है, और हम इसे माइनस को फर्दर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या दिखेगा, ई की पावर टी माइनस टी ई की पावर टी, ये हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है। और हम इसे सी भी लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है ये, और अगर हम t की वैल्यू रखें तो x की पावर e की पावर माइनस 1/y, और t की वैल्यू दिख रही है माइनस 1/y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/y e की पावर माइनस 1/y, और प्लस c दिखेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है, x ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मतलब होता है यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो हमें c की वैल्यू निकालने के लिए वो दिया है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 रख दें, और जहाँ y है वहाँ भी 1 रख दें, तो -1, और यहाँ पे e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस c, ये e की पावर -1 कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ई की पावर -1। तो इस तरीके से हमने c फाइंड कर लिया बच्चों। अब हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू ई की पावर -1/y इक्वल टू ई की पावर -1/y प्लस 1/y ई की पावर -1/y प्लस c की वैल्यू तो आज आ गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर -1। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, x ऑफ 1/2, तो x ऑफ 1/2 अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 है और x की वैल्यू पूछा गया है, तो x को हम जैसा है वैसे ही रखेंगे, और इंटू ई की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/2 2 ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ पे भी ई की पावर -2, और 1/y रखें तो यहाँ पे 2 ई की पावर -2 माइनस ई की पावर -1। अब अगर हम e की पावर -2 से डिवाइड करें बच्चों तो यहाँ पे 1 दिखेगा प्लस 2 दिखेगा, माइनस ई की पावर -1 -2 से डिवाइड तो 2 ऊपर जाएगा तो +1 दिखेगा, मतलब हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, 3 माइनस ई, जो कि x की वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर होगा। और हम क्या ऑप्शन में देख पा रहे हैं, हाँ ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ये हमारा आंसर है 3 माइनस ई, जो कि काफ़ी करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं लेंदी तो है, कुछ क्वेश्चन लेंदी तो होते ही है, ये तो जेई मेंस का एग्ज़ाम है ना, तो लेंदी तो पेपर होगा ही, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे ही, तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में देख सकते हैं क्योंकि टाइम ले सकता है ये आपका, और अगर आप जल्दी जल्दी थोड़ा रहेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स की भी पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स की पावर 2008 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, आपको वो 8th क्लास का फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, क्या होता है, 1 माइनस एक्स इक्वल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वही 1 माइनस एक्स क्यूब, तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए। अब ये 1 माइनस एक्स क्यूब बनेगा कैसे, जब हम इसे 2 पावर में ब्रेक कर देंगे, इसको हमने 7 लिख लिया और एक 1 माइनस एक्स को ऐसे ही लिख लिया। अब हमें ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 2007 दोनों पे है तो इसके ऊपर पावर 2007। अब हम अगर इसका जनरल टर्म लिखते हैं बच्चों, तो जनरल टर्म हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, इसका जनरल टर्म अगर हम लिखें तो 2007, हमें 2012 का चाहिए पावर, और यहाँ 2007 सी और 1 का तो वही हो जाएगा, और x की पावर या -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। अब हम 3r की बात करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ये x से मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस एक्स में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये पूरा जनरल टर्म, तो जिस दिन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा हमें 3r देगा, और 3r इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 3r इक्वल टू 2012 चाहिए। 2000 क्या ये 3 से डिविजिबल है बच्चों, तो 3 से देखते हैं डिवाइड करके, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, लेकिन नहीं, फिर से बच जा रहा है, मतलब r की पॉसिबल नहीं है यहाँ से वैल्यू,
फिर अगर हम 3r x की 3r यहाँ से ऐड भी होता है, x से मल्टीप्लाई होता है ये, तो 3r+1 क्या ये दे सकता है क्या 2012 की वैल्यू? तो देखते हैं चेक करके, तो ये 2011 दे रहा है। यहाँ से भी r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 2012 जो पावर है x का, उसका कोएफिशिएंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट रियल एग्जाम में हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि लगता है हमने कोई गलती की है क्या। तो कॉन्फिडेंस भी सही होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्फिडेंस है वो इस क्वेश्चन में चेक किया जा रहा है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे कितना कॉन्फिडेंस है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई x की पावर 2012 का कोएफिशिएंट ही नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व करने के लिए अपने वीडियो में भी डाला है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, और वो यहाँ दिख भी रहा है हमें कि ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है आजकल। तो हमें 1/TR का समेशन फाइंड करना है। तो अगर हम 1/TR देख रहे हैं यहाँ, तो TR दिया हुआ है, तो हम पहले 1/TR फॉर्म कर लेते हैं। 1/TR क्या होगा बच्चों, 64/2r-1, 2r+1 और 2r+3, इस तरीके से 2r+5, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें 2 की पावर 4 मतलब 16, ऊपर 4 दिखेगा, और यहाँ पे r-1/2, यहाँ पे r+1/2, यहाँ पे r+3/2, इस तरीके से r+5/2। और हमने इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया था कि हमें बड़ा और छोटा देखना होता है, बस क्वेश्चन ख़त्म, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जब आप यहाँ पे देख लेते हो कि हमें करना क्या है। तो अगर आपकी प्लानिंग सही है क्वेश्चन करने में, तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब हमें एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में लाना चाहिए कि बड़ा माइनस छोटा करना है, मतलब r+5/2 माइनस r-1/2, सबसे बड़ा में सबसे छोटा माइनस करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 5+1 कितना हो रहा है, 6, और 3 बैलेंस करना है हमें, तो 3 हमने डिवाइड कर दिया और हमें 4/3 दिख रहा है। और यहाँ से अगर हम स्प्लिट करेंगे इसे, तो ये दिखेगा 1/r-1/2, r+1/2, r+3/2, ये दिखेगा, और फिर बीच में माइनस, और यहाँ दिखेगा 1/r+1/2, r+3/2 और r+5/2, ये दिखेगा। फिर फर्दर हम इसमें r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम 4/3 में r की वैल्यू डालना स्टार्ट करें, तो हमें यहाँ पे दिखने वाला है 1/r की वैल्यू, तो हाफ दिखेगा, 3/2 दिखेगा, 3/2 दिखेगा, इंटू 5/2 दिखेगा, माइनस 1/3/2 इंटू 5/7, या 5/2 होगा यहाँ पे क्योंकि नीचे 2 है, और 7/2 होगा, ये हो गया। फिर अगर हम 2 की वैल्यू रखें, तो इस बार क्या होगा, 2 - 1/2, तो ये हमें 3/2 दिखने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में 1/3/2 इंटू फिर क्या दिखने वाला है, 5/2 इंटू 7/2, ऐसे ही वो चलता चला जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, मतलब इधर वाला कैंसिल हो रहा है, और बच जा क्या लास्ट में क्या बचेगा, r की जगह n रखेंगे तो हमें बचेगा n+1/2, n+3/2। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आंसर तक पहुंचना है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5/2, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन है। अब बचा क्या हमारे पास, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अगर आप इन्फिनिटी रखते तो 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म तो 0 ही हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 4/3 इंटू इधर से 5×3 = 15 और इधर 8, तो 8/15 मतलब 32/45, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 32/45 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको लेंदी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो हमने इतने क्वेश्चन कर डाले, अब हम बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारा रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं।